ये हाफ एन आवर के अप्रॉक्सीमेट का एक कोई पीजीबीपी का रिकैप है जिसमें हम लोग कोशिश करेंगे कि पीजीबीपी को सेक्शंस वाइज फॉलो करें। जो सेक्शंस यहाँ पे कवर कर रहा हूँ वो सारे वाइटल सेक्शंस है, लेकिन ऐसा कोई क्लेम नहीं है कि पीजीबीपी के सारे सेक्शंस इसमें कवर हो जाए, लेकिन ऐसा क्लेम जरूर है कि पीजीबीपी के सारे वाइटल सेक्शन इसमें कवर हो जाए। ठीक है, शुरू करते हैं। पीजीबीपी का पहला सेक्शन है सेक्शन 2 सब सेक्शन 13, जिसमें बोला हुआ है बिजनेस की डेफिनेशन। तो बिजनेस इंक्लूड्स एनी ट्रेड, कॉमर्स और मैन्युफैक्चर और एनी एडवेंचर इन नेचर ऑफ ट्रेड, कॉमर्स और मैन्युफैक्चर। Whether a particular adventure is business or not shall be decided in the light of 4 amount involved, effort involved, time involved, motive. लीगैलिटी या इलीगैलिटी से कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रोफेशन एज पर सेक्शन 2 सब सेक्शन 36, प्रोफेशन इंक्लूड्स वोकेशन। डिग्री होनी जरूरी नहीं है, आपके पास स्किल हो तब भी काम चलेगा। और फिर वही बात रिपीट करता हूं, लीगैलिटी इलीगैलिटी से कोई फर्क नहीं पड़ता। कंप्यूटेशन ऑफ पीजीबीपी के लिए हमारे पास दो मेथड है, डायरेक्ट मेथड, इनडायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड में हम लोग एक नया पीएल बनाते हैं एज पर द पीजीबीपी के कानून के अनुसार। जो इनकम टैक्सेबल है उसको क्रेडिट करते हैं और जो एक्सपेंडिचर अलाउड है उसे डेबिट करते हैं। द रिजल्ट इज पीजीबीपी। इनडायरेक्ट मेथड में हम लोग कोई नए से पीएल नहीं बनाते, अकाउंटिंग पीएल के नेट प्रॉफिट को स्टार्टिंग पॉइंट पे रखते हैं और उसमें जो एक्सपेंडिचर डिज अलाउड है लेकिन पीएल में दिखाया हुआ है उसे ऐड करते हैं। जो एक्सपेंडिचर अलाउड है लेकिन पीएल में नहीं दिखाया हुआ है लेस करते हैं। जो इनकम नॉन टैक्सेबल है या पीजीबीपी हेड में नहीं आना चाहिए वो इनकम यदि पीएल में दिखाया हुआ है तो लेस कर देते हैं, और जो इनकम टैक्सेबल है पीजीबीपी में टैक्सेबल है परंतु नहीं दिखाया हुआ है पीएल में उसे ऐड कर देते हैं। उसके अलावा यदि क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड है तो प्लस कर देते हैं, ओपनिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड है तो माइनस कर देते हैं, क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड है तो माइनस कर देते हैं, ओपनिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड है तो प्लस कर देते हैं। यानी स्टॉक एडजस्टमेंट करके फिर हमारी मोटा मोटी पीजीबीपी आ जाती है। सेक्शन 28 से हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है। सेक्शन 28 में बोला हुआ है फॉलोइंग इनकम शैल बी टैक्सेबल एज पीजीबीपी इनकम। नंबर 1, एनी प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, any compensation for termination or modification of management agency, any compensation against scheme and insurance policy, any compensation for not to do certain business activity or not to share know-how, any remuneration or interest to partner from its partnership firm, any speculative income, any export incentive, any income of trade association or professional association by rendering specific services to its member, any speculative income शायद बोल दिया, export incentive बोल दिया, और any perquisite from business or profession and sale of asset specified under section 35 AD or conversion of stock into capital asset, all will fetch you PGBP income. सेक्शन 29 में बोला हुआ है कि पीजीबीपी का जो कंप्यूटेशन होगा वो प्रोविजन 30 से लेके 44 में जो दिया हुआ है उसके अनुसार कंप्यूटेशन होगा। यानी आप समझ लें सेक्शन 29 कोई काम का नहीं है। सेक्शन 30 में दिया हुआ है रेंट, रिपेयर, इंश्योरेंस, टैक्सेस ऑफ बिल्डिंग इज अलाउड प्रोवाइडेड वो बिल्डिंग बिजनेस में यूज हो रही हो, और यदि वो बिल्डिंग पार्टली बिजनेस पार्टली नॉन बिजनेस में यूज हो रही हो तो प्रोपोर्शनेट डिडक्शंस अलाउड होगा। रिपेयर में करंट रिपेयर हुआ तो अलाउड होगा, कैपिटल रिपेयर हुआ तो डिस अलाउड होगा, और रेंट टू प्रोप्राइटर दिया तो डिस अलाउड है और रेंट टू पार्टनर दिया तो अलाउड है। म्युनिसिपल टैक्सेस जो बिल्डिंग के लिए दे रहे हो वो सब अलाउड है प्रोवाइडेड वो सेक्शन 43B के तहत रिटर्न फाइलिंग के ड्यू डेट के पहले पहले आपने पे कर दिया। सेक्शन 31 इट डील्स विथ रिपेयर्स एंड इंश्योरेंस ऑफ प्लांट मशीनरी फर्नीचर। तो रिपेयर ऑफ इंश्योरेंस प्लांट मशीनरी फर्नीचर इज अलाउड प्रोवाइडेड प्लांट मशीनरी फर्नीचर आर यूज फॉर बिजनेस। इफ इट इज पार्टली यूज फॉर बिजनेस देन प्रोपोर्शनेट डिडक्शन शैल बी अलाउड। वही बात, करेंट रिपेयर इज अलाउड और कैपिटल रिपेयर इज नॉट अलाउड। ओके, 32 में आ जाए। आपने देखा हमने 28 किया, 29 किया, 30 किया, 31 किया। 32 में आ गया पीजीबीपी का सबसे वाइटल टॉपिक डेप्रिसिएशन। उसमें बोला हुआ है कि डेप्रिसिएशन हमारे यहाँ अलाउड तब होता है जब एसेट इज ओन्ड बाय द एसएससी एंड एसेट इज यूज फॉर बिजनेस और प्रोफेशन। दो में से कोई भी एक चीज मिस हो गया तो डिडक्शंस नहीं मिलेगा। लेकिन ओनर का एक छोटा सा एक्सेप्शन है, हायर परचेज, यानी हायर परचेजर को डेप्रिसिएशन मिलेगा लेकिन हायर परचेजर को डेप्रिसिएशन कैश प्राइस में मिलेगा। ठीक है, इस रिगार्ड में बता दूं एनी इंटरेस्ट इनकर्ड
till the commencement of till the machinery is put to use, that interest shall be capitalized. यदि हायर परचेज में इंटरेस्ट एलिमेंट होता है, खैर हटाओ. और दूसरी बात थी एसेट मस्ट बी यूज, तो इस रिगार्ड में ध्यान रखिएगा, यूज इंक्लूड्स एक्टिव यूज एंड पैसिव यूज. पैसिव यूज मतलब रेडी टू यूज, मतलब इंस्टॉल कर दिया लेकिन बटन नहीं दबाया, कोई बात नहीं, इंस्टॉल कर दिया, रेडी टू यूज. इन सब के बाद हमने किया कि एसेट हमारे यहाँ दो तरीके से अलाउड होता है, टेंजिबल एसेट भी और इनटेंजिबल एसेट्स पे भी. टेंजिबल एसेट्स पे बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी और फर्नीचर 4 ब्लॉक है, और इनटेंजिबल एसेट का 1 ब्लॉक है जिसमें आप पेटेंट, कॉपीराइट, लाइसेंस, फ्रेंचाइज, नो हाउ सबको डाल सकते हैं. 2 बातें ध्यान रखिए कि लैंड पे डेप्रिसिएशन अलाउ नहीं होता, और गुडविल पे डेप्रिसिएशन प्रीवियस ईयर 2021 से इन्होंने अलाउ करना बंद कर दिया है. अमेंडमेंट आया था 21-22 में विथ रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट. तो इवन आपकी गुडविल परचेज्ड है तब भी आपकी गुडविल पे प्रीवियस ईयर 2021 से डेप्रिसिएशन मिलना बंद हो गया है. हटाए. फिर डेप्रिसिएशन की रेट है, रेसिडेंशियल बिल्डिंग पे 5%, कमर्शियल बिल्डिंग पे 10%, फर्नीचर पे 10, प्लांट पे 15, मशीनरी पे 15, कंप्यूटर भी मशीनरी है परंतु 40, किताबें भी मशीनरी है 40, और पॉल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट पे 40, एनर्जी सेविंग इक्विपमेंट पे 40, और प्रिंटर विंटर पे मेरे हिसाब से 15, और कार वार पे 15. ठीक है. इनटेंजिबल एसेट जितनी भी है सब पे 25. टाइम का कोई खास महत्व नहीं है क्योंकि आप एसेट कभी भी बेचो वो ब्लॉक से माइनस हो जाती है, लेकिन यदि आपने एसेट इस साल परचेज किया और लेस देन 180 डेज पुट टू यूज किया तो ध्यान रखिएगा डेप्रिसिएशन शैल बी अलाउड फॉर हाफ ऑफ द ईयर. डेप्रिसिएशन ब्लॉक ऑफ एसेट पे चार्ज होता है. ब्लॉक ऑफ एसेट में फॉल करने के लिए 2 कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ती है. नंबर 1 कि नेचर ऑफ एसेट इज सेम एंड रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज सेम. 2 सिचुएशन में डेप्रिसिएशन अलाउ नहीं होता. नंबर 1 या तो ब्लॉक की वैल्यू नेगेटिव हो जाए या फिर ब्लॉक में कोई रियल एसेट बचे ही ना. यदि ब्लॉक की वैल्यू नेगेटिव हो गई तो इस नेगेटिव वैल्यू को शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन बोलते हैं, और यदि ब्लॉक में कोई रियल एसेट बचे ही ना और ब्लॉक में वैल्यू है, एसेट नहीं है वैल्यू है, तो भैया इसको शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस बोलेंगे. एडिशनल डेप्रिसिएशन निकालने का एक छोटा सा प्रावधान है. उसमें बोला हुआ है कि कोई भी एसएसी, चाहे वो इंडिविजुअल हो, एचयूएफ हो, कंपनी हो, फर्म हो, यदि वो कोई मैन्युफैक्चरिंग का काम करता है और एक न्यू प्लांट एंड मशीनरी लेके अपनी फैक्ट्री में इंस्टॉल करता है तो उस केस में उसको उस नई मशीनरी पे पहले साल एंड सिर्फ पहले साल 20% एडिशनल डेप्रिसिएशन अलाउ होता है अपार्ट फ्रॉम नॉर्मल डेप्रिसिएशन. यदि ये प्लांट एंड मशीनरी वेस्ट बंगाल, तेलंगाना, बिहार या आंध्र प्रदेश के बैकवर्ड रीजन में आपने लगाई है तो फिर आपको 20% एडिशनल डेप्रिसिएशन की जगह 35% एडिशनल डेप्रिसिएशन अलाउ होता है. यदि एसेट इसी साल परचेज किया और लेस देन 180 डेज पुट टू यूज किया तो ये जो एडिशनल डेप्रिसिएशन है आधा इस साल मिलेगा और आधा अगले साल मिलेगा. ध्यान रखिएगा इन की सिचुएशन में आपको एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा. नंबर 1 कोई भी सेकेंड हैंड एसेट्स पे नहीं मिलेगा, कोई भी ऑफिस अप्लायंसेस पे नहीं मिलेगा, कोई भी लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर या इंटेंजिबल एसेट्स पे नहीं मिलेगा. यदि आपने एसेट इसी साल खरीदा, इसी साल बेच दिया तो एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा. किसी भी कन्वेंस, मोटर व्हीकल, एयरक्राफ्ट, वेसल्स, इन सब पे एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा. यदि आप पावर सेक्टर में हो और आपने स्ट्रेट लाइन मेथड चूज किया है तो आपको एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा. एडिशनल डेप्रिसिएशन के बाद हम लोग आते हैं अगली बात पे. अगली बात आ रही है इन्वेस्टमेंट अलाउंस 32AD. यदि आप वेस्ट बंगाल, बिहार, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश के बैकवर्ड रीजन में कोई नई फैक्ट्री खोलते हो और उसमें प्लांट एंड मशीनरी, न्यू प्लांट एंड मशीनरी लगाते हो तो न्यू प्लांट एंड मशीनरी पे आपको इन्वेस्टमेंट अलाउंस मिलेगा 15%. इन्वेस्टमेंट अलाउंस ब्लॉक ऑफ एसेट से माइनस नहीं होता, मतलब ये डेप्रिसिएशन नहीं है, ये एक एक्स्ट्रा डिडक्शन है. यदि कोई सेकेंड हैंड इंपोर्टेड एसेट इंडिया में जिसको पर पहले कभी डेप्रिसिएशन क्लेम ही नहीं किया गया है, यदि वो यूज होती है इंडिया में तो वो इंडिया के लिए न्यू प्लांट एंड मशीनरी है और एडिशनल डेप्रिसिएशन और इन्वेस्टमेंट अलाउंस के लिए एलिजिबल है. 32 के बाद हम लोग आते हैं सेक्शन 33, कोई काम का नहीं है. 34 कोई काम का नहीं है. 35 में आ जाए साइंटिफिक रिसर्च, सोशल रिसर्च, स्टैटिस्टिकल रिसर्च, ये सब. इसमें हमने टॉपिक को 2 पार्ट में डिवाइड किया है. टॉपिक को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया, इन हाउस रिसर्च
एज हाउस रिसर्च। एज हाउस रिसर्च में जो आप खर्च करते हो वो बिजनेस से रिलेटेड भी हो सकता है, नॉन रिलेटेड भी हो सकता है, लेकिन इन हाउस में जो आप खर्च करते हो दैट मस्ट बी रिलेटेड टू योर बिजनेस। पहली बात, एज हाउस मतलब आपने किसी को पैसे दिए, भैया रिसर्च करिए, ये हो सकता है आपने उसे फीस दी हो सकता है आपने उसे डोनेशन दिया, दोनों एक ही बात है। 100% डिडक्शन शैल बी अलाउड, चाहे वो साइंटिफिक रिसर्च हो, सोशल रिसर्च हो, स्टैटिस्टिकल रिसर्च हो। इन हाउस में आपने किया है तो दो बातें हो सकती है, या तो बिजनेस शुरू होने के पहले ही कर लिया या बिजनेस शुरू होने के बाद किया। यदि बिजनेस शुरू होने के बाद किया तो बहुत सिंपल है, कोई भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो, कोई भी कैपिटल एक्सपेंडिचर हो एक्सक्लूडिंग लैंड, इस पे आपका एसआर पे जो भी खर्चा हुआ, एसआर मतलब साइंटिफिक रिसर्च, सोशल रिसर्च, स्टैटिस्टिकल रिसर्च, जो भी खर्चा हुआ 100% शैल बी अलाउड। इन हाउस साइंटिफिक रिसर्च किया है, सॉरी प्रायर टू कमेंसमेंट साइंटिफिक रिसर्च किया है तो 3 साल, डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस से 3 साल के अंदर आपने जितने भी रेवेन्यू या कैपिटल एक्सपेंडिचर किए हैं उसमें ज़्यादातर का डिडक्शंस मिलेगा, ऐसे कि रेवेन्यू में सिर्फ मटेरियल एंड सैलरी का मिलेगा और कैपिटल में लैंड को छोड़ के सबका मिलेगा, फर्नीचर, कार, मशीनरी सबका मिलेगा, लैंड का नहीं मिलेगा। और रेवेन्यू में मटेरियल एंड सैलरी का मिलेगा सिर्फ, सैलरी में भी परक्विजिट नहीं आता इसमें, लेकिन इतना पूछता नहीं एग्जाम में, हटाओ। साइंटिफिक रिसर्च के बाद हम लोग आते हैं 35 AD। 35 AD में कुछ नोटिफाइड बिजनेसेस के नाम है, वो बिजनेसेस के नाम एक बार आपको मैथ से पढ़ना पड़ेगा, मैं एग्जाम्पल के तौर पे थोड़ा बहुत बता दूं। जैसे कोल्ड स्टोरेज, जिसको हम लोग कोल्ड चेन फैसिलिटी बोलते हैं। दूसरा एग्रो वेयर हाउस, ठीक है, एग्रो वेयर हाउस और कोल्ड स्टोरेज एक जैसा ही है मोटा मोटी। वेयर हाउस में एक और है शुगर वेयर हाउस, और कोई वेयर हाउस में है नहीं, एडिबल ऑयल वेयर हाउस में नहीं आता, तो 3 हो गए, क्या क्या, कोल्ड स्टोरेज, एग्रो यानी फूड ग्रेन स्टोरेज एंड शुगर स्टोरेज। उसके अलावा क्रॉस कंट्री नेचुरल गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, क्रॉस कंट्री पेट्रोलियम डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, 2 स्टार से ऊपर की होटल या स्लम डेवलपमेंट हाउसिंग, अफोर्डेबल हाउस, इंफ्रास्ट्रक्चर, वो वेफर का मैन्युफैक्चरिंग या हनी वाला मधुमक्खी पालन, बी कीपिंग, या फिर हाँ हॉस्पिटल वाले बिजनेस जिसमें 100 से ज़्यादा बेड हो और एक आधे स्ट्रिप होंगे। तो ये सारे बिजनेसेस में आपने जो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर किया है एक्सक्लूडिंग लैंड, गुडविल और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, आप ध्यान दो इन तीनों पे गुडविल डेप्रिसिएशन नहीं मिलता, लैंड, गुडविल एंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट लाइक शेयर्स, सिक्योरिटीज, डिवेंचर, ये सब, इन सब को छोड़ के आपने जो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर किया है ऑल विल बी एलिजिबल फॉर 100% डिडक्शंस। और जब आपको पूरा का पूरा डिडक्शंस मिल ही गया तो फिर डेप्रिसिएशन किस बात का, एडिशनल डेप्रिसिएशन किस बात का, कुछ नहीं, खाली यही मिलेगा, क्या 100% एक्सपेंडिचर शैल बी अलाउड। मैं यूट्यूब में डाल दूंगा, तू क्यों इतना मेहनत कर रहा है, कहाँ जा रहे हैं अपने, ये सारे एक्सपेंडिचर शैल बी अलाउड। अब उसमें बातें ये हो रही है कि आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर जो भी किया उसका पूरा डिडक्शंस मिल जाएगा 32 AD में, और जब आपको डिडक्शंस मिल जाए तो फिर डेप्रिसिएशन क्यों चाहिए। अब इसमें छोटी छोटी बातें ये है कि ये जो 35 AD के बिजनेस है इसके लॉस 35 AD की इनकम से ही सेट ऑफ होंगे और किसी से सेट ऑफ नहीं हो जाए, ये समाज में भी हमने कवर किया। और 35 AD के जो लॉस है ये इनफाइनाइट ईयर तक कैरी फॉरवर्ड होंगे। ये जो एसेट है ना इसको आप 8 साल के पहले बेच नहीं सकते, बेच दिया तो गड़बड़ हो जाएगा। और इन एसेट को आप किसी दूसरे बिजनेस में यूज नहीं कर सकते, यूज कर लिया तो हम आपका नॉर्मल डेप्रिसिएशन अलाउ करना शुरू कर देंगे और जितना आपने ज़्यादा डेप्रिसिएशन ले लिया वो सब हम रिवर्ट कर देंगे। इन एसेट को जब आप बेचोगे, सेल ऑफ एसेट स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 35 AD, तो वो आपकी बिजनेस इनकम आनी चाहिए। नॉर्मली एसेट बेचते हैं तो कैपिटल गेन, इस एसेट को बेचा तो PGBP, तो यदि 35 AD के एसेट को बेचोगे तो PGBP माना जाएगा। बात क्लियर। जो 10AA का डिडक्शंस लेते हैं वो 35 AD नहीं ले सकते। अब 10AA आप जब करोगे तब समझ में आ जाएगा। 35 AD के बाद आइए 35A BB, अचानक बेल बजी।
अचानक बिलबजी का एक प्रोविजन है कि कोई भी बंदा टेलीकॉम लाइसेंस या स्पेक्ट्रम के ऊपर, रेडियो फ्रिक्वेंसी के ऊपर कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर करता है तो उस पर जितना भी खर्चा लगा दैट शैल बी अलाउड ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ लाइसेंस ऑन कैश बेसिस। लेकिन बिजनेस शुरू होने के पहले यदि आपने खर्चा कर दिया है तो भैया डिडक्शंस अलाउ होगा जब से आपका बिजनेस शुरू हुआ ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ लाइसेंस, ड्यूरिंग द रिमेनिंग लाइफ ऑफ द लाइसेंस। इसके ऊपर हमने एक बड़ा सा सम भी बनाया था 10 साल वाला। 35 AD 35 ABB के बाद हम लोग आ गए 35 D, चलो 35 CCC करते हैं। 35 CCC में हमने किया चाय चने छोले, हमने किया कि कोई भी एसएससी एग्रो एक्सटेंशन प्रोजेक्ट पे कोई भी खर्च करता है उसको ऊपर 100% डिडक्शंस मिल जाता है। फिर हमने किया 35 CCD स्किल डेवलपमेंट, कोई भी कंपनी स्किल डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट के ऊपर कोई भी रेवेन्यू या कैपिटल एक्सपेंडिचर करता है एक्सक्लूडिंग लैंड एंड बिल्डिंग तो उसका 100% डिडक्शंस मिल जाता है। उसके बाद हमने किया 35 D प्रिलिमिनरी एक्सपेंडिचर एप्लीकेबल टू ऑल, लेकिन कंपनी में इंडियन कंपनी, अदर में रेसिडेंट इन इंडिया। प्रिलिमिनरी एक्सपेंडिचर में ये 9 आते हैं, 9 हमने नाम दिया आई ड्रीम। आई मतलब इश्यू ऑफ शेयर और डिवेंचर एक्सपेंडिचर, डी मतलब ड्राफ्टिंग ऑफ प्रोजेक्ट रिपोर्ट, फिजिबिलिटी रिपोर्ट, MOA, AOA और एनी अदर लीगल डॉक्यूमेंट। आर मतलब रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी, ई मतलब इंजीनियरिंग सर्विसेज, एम मतलब मार्केट सर्वे और ए मतलब एनी अदर नोटिफाइड एक्सपेंडिचर। अभी तक कोई एक्सपेंडिचर नोटिफाई नहीं हुआ है। यदि ये सारे खर्चे आप बिजनेस शुरू होने के पहले करते हैं तो दिस शैल बी अलाउड ड्यूरिंग द 5 years, ड्यूरिंग द 5 years आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस 1/5 करके अलाउड हो जाएगा। लेकिन ये जो प्रिलिमिनरी एक्सपेंडिचर है ये मैक्सिमम हो सकता है 5% ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट। कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट मीन्स इन्वेस्टमेंट इन लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, फिक्सर, रेलवे स्लाइडिंग टिल द एंड ऑफ द ईयर इन विच बिजनेस कमेंसेस। कंपनी के केस में प्रिविलेज है कि उनको अलाउ होता है 5% ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट और 5% ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड विच एवर इज हायर। और कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब होता है शेयर कैपिटल प्लस लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, ठीक है। उसके बाद हमने किया कि यदि प्रिलिमिनरी एक्सपेंडिचर आप खर्च किए और उससे थोड़े दिन बाद आपका अमालगमेशन हो गया और कुछ इंस्टॉलमेंट आपने क्लेम किए, कुछ इंस्टॉलमेंट अभी मिलने बाकी है, तो जितने भी अनक्लेम्ड इंस्टॉलमेंट है वो फ्रॉम द ईयर ऑफ अमालगमेशन न्यू कंपनी को मिलेंगे। फ्रॉम द ईयर ऑफ अमालगमेशन न्यू कंपनी को मिलेंगे। 35 D के बाद हम लोग आते हैं 35 DD, 2 दिल का या तो अमालगमेशन होता है, थोड़े दिन बाद डीमर्जर हो जाता है, चलता है। तो अमालगमेशन या डीमर्जर के जितने भी एक्सपेंडिचर है इंडियन कंपनी को 5 सालों में अलाउड होंगे। 35 DDA हमने कोड बनाया, देगा दुआ आदमी। बेचारा आदमी को VRC दो ना, वो आपको दुआ देगा और हमारा इनकम टैक्स आपको डिडक्शंस देगा। तो इनकम टैक्स बोलता है कि वॉलंटरी रिटायरमेंट कॉम्पेंसेशन कोई भी एसएससी पे करता है, तो जब वो पे करता है वहां से वो 5 साल में अलाउड होता है। इसके ऊपर हमने सब बताया। ध्यान रखिएगा VRC का जुड़वा भाई है रिट्रेंचमेंट कॉम्पेंसेशन, लेकिन रिट्रेंचमेंट कॉम्पेंसेशन इज गवर्न बाय सेक्शन 37(1) और वो पूरा का पूरा एक साथ अलाउड हो जाता है एक्चुअल बेसिस पे। 35 DDA के बाद हम लोग आ जाए 35 E नॉट इन सिलेबस एंड हटा दो। फिर हम लोग आ जाए 36(1) खूंखार सेक्शन। 36(1) के अंदर कई सारे क्लॉजेज है। क्लॉज 1 छोड़ दो, कोई काम का नहीं है, 2 भी छोड़ दो, 3 में आओ। 35(1) क्लॉज 3 उसमें दिया हुआ है कि इंटरेस्ट ऑन लोन इज अलाउड प्रोवाइडेड लोन इज यूज फॉर बिजनेस पर्पज। तो इंटरेस्ट ऑन लोन टू पे इनकम टैक्स नॉट अलाउड, इंटरेस्ट ऑन लोन टू पे GST अलाउड, इंटरेस्ट ऑन लोन टू परचेज ऑफ मशीनरी, तो जब तक मशीनरी इंस्टॉल हो रही है तब तक का इंटरेस्ट कैपिटलाइज कर दो, एक बार मशीनरी इंस्टॉल हो रही है उसके बाद के खर्चे अलाउड कर दो। 36(1)(3) मोटा मोटी ऐसा ही है। 36(1)(4) और 5 में है एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू अप्रूव्ड एम्प्लॉय वेलफेयर फंड इज अलाउड बट अलाउड सब्जेक्ट टू 43B, यानी जो भी कंट्रीब्यूशन देना है रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट के पहले पे करो, तो इस साल, नहीं तो जब पे करोगे उस साल। 36(1)(5)(a) में बहुत काम की बात है, बहुत वाइटल एग्जाम में छपेगी कि एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड, पेंशन फंड एसेट्रा में जब एम्प्लॉय की सैलरी से वो पैसा काट लेता है तब वो उसकी इनकम मान ली जाती है, और यदि वो पैसा वो टाइमली जमा कर देता है तो वो अलाउड एक्सपेंडिचर हो जाता है। यहां पे टाइमली जमा करने का मतलब टाइमली जमा करना है एज पर द रिस्पेक्टिव लॉ।
तो पीएफ का जो ड्यू डेट है उस टाइम लिमिट के अंदर जमा करिए, पेंशन का जो ड्यू डेट है उस टाइम लिमिट के अंदर जमा करिए, ग्रेचुटी लॉ का जो ड्यू डेट है उसके टाइम लिमिट के अंदर जमा करिए। वो ड्यू डेट आपको सब में दी रहेगी, आपको लेबर लॉज याद नहीं करना। वो ड्यू डेट के अंदर अंदर यदि आपने जमा कर दिया तो अलाउड। ये मत बोलिए इनकम टैक्स फाइलिंग के ड्यू डेट के पहले तो जमा कर दिए, ना ना वो नहीं अलाउड होगा। दिस नीड टू बी अलाउड if the employer makes the deposit within due date as per the respective act। ठीक है, ये इस बार एग्जाम में छपना है भैया, ध्यान दे लेना। 36(1)(6) में आ जाते हैं, 5A हो गया 6, एनिमल्स रिटर्न ऑफ। तो कोई भी एनिमल्स, हाथी, घोड़ा, ऊंट, भालू, विच इज यूज फॉर बिजनेस नॉट एज स्टॉक इन ट्रेड, तो वो जिस दिन आपने बिजनेस में यूज किया उस दिन कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं। जब वो एनिमल यूजलेस हो जाए या मर जाए और आपने उसे फेंकवा दिया या बेच दिया, तो जो आपको लॉस होगा दैट लॉस विल बी ट्रीटेड एज बिजनेस एक्सपेंडिचर। 36(1)(6). 36(1)(7) में बोला हुआ है बैड डेट इज अलाउड सब्जेक्ट टू 5 कंडीशन प्रोवाइडेड। नंबर 1, द डेट इज रिलेटेड टू बिजनेस, द डेट इज previously treated as income, the debt is revenue in nature, and it is written off from the books of account, and business must be continued। तो यदि पांचों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए तो बैड डेट इज अलाउड, अदरवाइज डिसअलाउड। पार्टी, सामने वाला पार्टी सॉल्वेंट है या इनसॉल्वेंट है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 36(1)(7), 36(1)(9) फैमिली प्लानिंग एक्सपेंडिचर एप्लीकेबल टू कंपनी ओनली। तो एक कंपनी अपने एम्प्लॉइज के बीच में फैमिली प्लानिंग अवेयरनेस लिए कोई रेवेन्यू या कैपिटल एक्सपेंडिचर करता है तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर फुल्ली अलाउड और कैपिटल एक्सपेंडिचर इज अलाउड इन 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट। 36(1)(9) के बाद 36(1)(13) ये सब की सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, कॉमोडिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, ये सब अलाउड है यदि आप इस चीज़ का बिजनेस करते हो तो। फिर हम लोग आ गए 37(1) खुदा सेक्शन, जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो। तो भैया 37(1) बोल रहा है कि जिस एक्सपेंडिचर के लिए कोई सेक्शन नहीं बना उसके लिए एक दरबार है, ऊपर वाले का दरबार। 37(1) चले जाओ, बस ऊपर वाले के दरबार में वही जा सकता है जो कुछ कंडीशन सेटिस्फाई करे। जैसे वो एक्सपेंडिचर प्रीवियस ईयर से रिलेटेड होना चाहिए, वो एक्सपेंडिचर रेवेन्यू इन नेचर होना चाहिए, किसी कानून का उल्लंघन न किया हो तभी ईश्वर के दरबार में जा पाओगे, किसी कानून का उल्लंघन न किया हो। तो इट मस्ट बी रेवेन्यू इन नेचर, इट मस्ट बी इनकर्ड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, इट मस्ट बी रिलेटेड टू बिजनेस एंड इट मस्ट नॉट बी इन वायलेशन ऑफ एनी लॉ। और 37(2) में आ गया कि एडवर्टीजमेंट विद पॉलिटिकल पार्टी इज डिसअलाउड। बस इतनी सी बात है कि पॉलिटिकल पार्टी के न्यूज़पेपर मैगजीन्स में यदि आप अपना एडवर्टीजमेंट डालेंगे तो खर्चा डिसअलाउड हो जाएगा। फिर हम लोग आ गए 38, जिसमें बोला हुआ है कि कोई भी एक्सपेंडिचर पार्टली बिजनेस पार्टली नॉन बिजनेस से रिलेटेड हो तो जितना बिजनेस से रिलेटेड है उतना अलाउड होगा, जितना नॉन बिजनेस से रिलेटेड है वो डिसअलाउड होगा। 39 कुछ नहीं होता। 40A में आ जाए, 40A में बोला हुआ है कि इनकम टैक्स इज डिसअलाउड, चाहे वो इंडिया का इनकम टैक्स हो या चाहे फॉरेन का इनकम टैक्स हो। इसी 40A में बोला हुआ है एनी पेमेंट टू रेसिडेंट विदाउट TDS 30% इज अलाउड। यदि आप TDS काटने के लिए लायबल थे फिर भी आपने TDS नहीं काटा तो भैया डिसअलाउड। फिर भी एक छोटी सी रियायत दे देते हैं, यदि TDS काटना भूल जाओ तो कोई बात नहीं है, काट लेना। कब तक? ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न तक। यदि आपने ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न तक TDS का पैसा जमा कर दिया तो इस साल अलाउड हो जाएगा। और फिर यदि बाद में चेता आया, बाद में सुबुद्धि आई, बाद में काटा तो इस साल तो भैया डिसअलाउड हो गया, अगले साल वो जितना अभी डिसअलाउड हुआ उतना उधर अलाउड हो जाएगा। तो यदि अभी 30% डिसअलाउड हुआ तो बाद में 30% वो वाला अलाउड हो जाएगा उस ईयर में जिस ईयर में आप TDS का पैसा जमा करेंगे। ठीक है, इसी 40A के लास्ट में दिया हुआ है एनी पेमेंट टू नॉन रेसिडेंट और आउटसाइड इंडिया विदाउट TDS शैल बी 100% इज अलाउड। और उसमें भी वही रियायत है कि रिटर्न फाइलिंग ड्यू डेट के पहले भी जमा कर दो तो चलेगा, बाद में जमा करोगे तो कोई बात नहीं, जिस ईयर में TDS का पैसा जमा करोगे उस ईयर में अलाउड हो जाएगा। इसमें छोटा सा रिलैक्सेशन और है, इफ यू आर मेकिंग पेमेंट टू रेसिडेंट इन इंडिया। इसमें बोला हुआ है कि यदि आपने किसी रेसिडेंट इन इंडिया को पेमेंट किया और आप TDS काटना भूल गए लेकिन आपके पेई ने रिटर्न टाइमली जमा कर दिया, TDS मतलब जो भी टैक्स का पैसा होता हो टाइमली पूरा पे कर दिया,
इन दैट केस यू वॉन्ट बी ट्रीटेड एज एसेस इन डिफॉल्ट एंड गॉड ग्रेस आपको वो एक्सपेंडिचर अलाउ हो जाएगा पूरा का पूरा। ये था क्या 40A। अब हम लोग आ गए 40A2। ध्यान से सुनना बच्चों, अपनी वाइफ को, अपने भाई को, अपनी मम्मी को, अपने पापा को, अपने बेटे को, अपने किसी भी रिलेटिव्स को या रिलेटेड पर्सन को, इन्होंने बहुत मिस्टेक किया इसलिए ड्रामा करना पड़ रहा है, कि एनी पेमेंट टू रिलेटेड पर्सन is allowed, but payment to related person in excess of market value disallowed। ठीक है। 40A3 में हमने किया any cash payment in excess of 10,000 disallowed। इसको ऐसे बोले any payment या any expenditure otherwise than account pay check, account pay draft और electronic clearing system, NEFT, RTGS, debit card, credit card, इनको छोड़ के किसी माध्यम और से पे किया तो वो डिसअलाउड हो जाएगा। मोटी भाषा में बोलूँ तो कैश से, बियरर चेक से या अकाउंट पे, नहीं कैश से, बियर चेक से या क्रॉस चेक से पेमेंट किया तो डिसअलाउड हो जाएगा। लेकिन ट्रांसपोर्टर के केस में 10,000 की जगह क्या अमाउंट है, 35,000 अमाउंट है। और एक दिन में एक बिल के अगेंस्ट में, एक दिन में एक बिल के अगेंस्ट में 10,000 से ऊपर पेमेंट किया तो ये प्रोविजन इन्वोक होगा। एक दिन में 2 बिल के मिला के आपने 12,000 रुपया कैश में दिया, 6,000 अलाउड। और 2 अलग अलग दिन में आपने 10,000 एक ही बिल में पेमेंट किया है, अलाउड। एक ही बिल में एक ही दिन का 10,000 से ऊपर का पेमेंट हुआ कैश से तो ये प्रोविजन इन्वोक होगा और पूरा का पूरा एक्सपेंडिचर डिसअलाउड हो जाएगा। इससे कुछ अपवाद है, एक्सेप्शंस है, 6DD में दिए हुए, कि आप एग्रीकल्चरिस्ट को, फॉरेस्ट प्रोड्यूस वालों को और या ऐसे विलेजर को जिसके बेचारे के एरिया में, गांव में बैंक ही नहीं है। इंडिया में आज की डेट में ऐसा कुछ नहीं है, बकवास प्रोविजन है। इंडिया में आज की डेट में बैंकिंग फैसिलिटी सुपर है, हर गांव में बैंक है। तो आप किसी ऐसे विलेजर को पेमेंट करो जिसके गांव में बैंक ही नहीं है, किसी एग्रीकल्चरिस्ट को पेमेंट कर रहे हो, किसी फॉरेस्ट प्रोड्यूस मैन्युफैक्चरर को पेमेंट कर रहे हो, किसी कॉटेज इंडस्ट्री को पेमेंट कर रहे हो जो कि पावर के बिना काम करता है, तो ये प्रोविजन अप्लाई नहीं होगा। आप बैंक को, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को या गवर्नमेंट को पेमेंट कर रहे हो तो ये प्रोविजन अप्लाई नहीं होगा। आप एजेंट को या अपने किसी एम्प्लॉय को जो 15 दिन से बाहर जा रहा है और जहाँ जा रहा है वहाँ पे बैंक नहीं है ये सब मजाक वाले पॉइंट है, पढ़ाने पड़ रहे हैं, बोलना पड़ रहा है, कोई सेंस नहीं इन बातों का। ये सब अलाउड है। और यदि आप किसी ऐसे दिन पेमेंट करो जिस दिन बैंकिंग सिस्टम क्लोज है, या फिर आप म्यूचुअल सेट ऑफ से पेमेंट कर रहे हो तो इट इज अलाउड। हम लोग आ गए 40A3 के बाद 41 में 4 सबसेक्शन है। 41(1) बोलता है कि कोई भी एक्सपेंडिचर जो पहले अलाउड हो गया था अब रिकवर हो रहा है, रिफंड आ रहा है, वेव हो रहा है। तो पहले अलाउड हो गया था तो अभी आया तो टैक्सेबल, पहले डिसअलाउड होता तो अभी आया तो नॉन टैक्सेबल। जैसे इनकम टैक्स पहले अलाउड हुआ था कि डिसअलाउड हुआ था, पहले डिसअलाउड हुआ था, अभी रिफंड आया तो नॉन टैक्सेबल। जैसे सेल्स टैक्स पहले अलाउड हुआ था, अभी रिफंड आया तो टैक्सेबल। समझे? 41(1) में और भी काफी सारी बातें, लेकिन मेन बात बता दिया। 41(2) में हमने किया टर्मिनल डेप्रिसिएशन एंड बैलेंसिंग चार्ज। यदि कोई भी पावर सेक्टर है और यदि वो स्ट्रेट लाइन मेथड ऑप्ट करता है तो उसको एक एक एसेट पे डेप्रिसिएशन अलाउ होता है। ऐसे में जब वो एसेट बेचता है तो या तो लॉस होती है या फिर प्रॉफिट होता है। लॉस को बोलते हैं टर्मिनल डेप्रिसिएशन और प्रॉफिट को बोलते हैं बैलेंसिंग चार्ज। लेकिन बैलेंसिंग चार्ज कैन नॉट एक्सीड एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, और दी बैलेंसिंग चार्ज एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन से ज़्यादा है तो जितना ज़्यादा उसको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन बोलेंगे। 41(3) में हमने किया सेल ऑफ साइंटिफिक रिसर्च एसेट। साइंटिफिक रिसर्च एसेट को बेचेंगे तो 2 बातें होंगी, या तो आपने उसे बिजनेस में यूज करने के बाद फिर बेचा है, या फिर आपने साइंटिफिक रिसर्च में यूज किया फिर सीधा बेच दिया। यदि आपने उसे साइंटिफिक रिसर्च में यूज करने के बाद सीधा बेच दिया तो लॉ बहुत सिंपल है, मिनिमम ऑफ द 2 विल बी ट्रीटेड एज PGBP, सेल प्रोसीड और अर्लियर डिडक्शंस अलाउड। सेल प्रोसीड or earlier deductions allowed, whichever is lower will be PGBP, capital gain will be computed as usual। यदि आपने उसे बिजनेस में यूज किया तो जैसे ही आपने उसे बिजनेस में यूज किया वैसे ही वो रिस्पेक्टिव ब्लॉक में ऐड हो जाएगा एट निल वैल्यू, और उसके बाद वो उस ब्लॉक का पार्ट हो जाएगा
और ब्लॉक में जब जैसे एसेट बेचते हैं तो जो ट्रीटमेंट होगा वो उसका ट्रीटमेंट होगा। 41(4) में आ जाए बैड डेट रिकवरी, पढ़ लेना। बैड डेट रिकवरी शैल बी टैक्सेबल टू द एक्सटेंट अर्लियर अलाउड। जितना पहले अलाउ हो गया था उतना अमाउंट रिकवर होता है तो टैक्सेबल होगा, लेकिन ये थ्योरी मिसगाइडिंग है, इसके एग्जाम्पल्स देने से क्लियर होता है। 41 के बाद हम लोग आ जाए 42, कोई काम का नहीं है। 43B, 43B में 7 एक्सपेंडिचर है, जिसमें से 2 गवर्नमेंट के, 2 इंटरेस्ट के यानी बैंक को, और 3 एम्प्लॉय के। ये 7 एक्सपेंडिचर यदि आप रिटर्न फाइलिंग डेट के पहले पहले पे कर दो तो इस साल अलाउड, और यदि रिटर्न फाइलिंग डेट के बाद में पे करोगे तो तब जब पेमेंट करेगा तब अलाउड होगा। जिस प्रीवियस ईयर में पेमेंट करेगा उस प्रीवियस ईयर में अलाउड होगा, जब तब या फिर रिटर्न फाइलिंग डेट के पहले पेमेंट किया तो इस साल अलाउड। ये 7 एक्सपेंडिचर के नाम है: बोनस और कमीशन टू एम्प्लॉय, टैक्सेस टू गवर्नमेंट, लीव इनकैशमेंट एम्प्लॉय, एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड, गवर्नमेंट ग्रेचुटी फंड, पेमेंट फॉर यूज ऑफ रेलवे एसेट, इंटरेस्ट टू बैंक, PFIs, NBFC एंड इंटरेस्ट टू कोऑपरेटिव बैंक। 43B के बाद हम लोग आ जाए 43 में और कुछ नहीं था। 43C है, मैंने बोल दिया मैं कैपिटल गेन के साथ पढ़ाऊंगा, खत्म। फिर हम लोग आ जाए 44। 44 में हमने सबसे पहले किया 44AA, मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट्स। इसलिए हमने SSC को 2 पार्ट में डिवाइड किया। एक, या तो आप स्पेसिफाइड बिजनेस करते हो, सॉरी स्पेसिफाइड प्रोफेशन करते हो, या फिर आप बिजनेस करते हो या अदर प्रोफेशन करते हो। स्पेसिफाइड प्रोफेशन में कौन कौन आ जाए? CA, CS, CMA, हम लोग, वाओ। उसके बाद डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, आर्किटेक्चरर, इंटीरियर डेकोरेटर, पता नहीं कौन है लोग, फिल्म आर्टिस्ट, तुम लोग, और इसमें कौन आता है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाले बंदे। तो ये लोग यदि पिछले 3 साल में तीनों साल यदि इनकी ग्रॉस रिसीट 1.5 लाख से ज़्यादा है तो इनको अकाउंट बनाना पड़ेगा एज पर रूल्स इटसेल्फ। और यदि पिछले 3 साल में एक भी साल इनकी ग्रॉस रिसीट 1.5 लाख से कम हो गई तब भी इनको अकाउंट्स बनाना पड़ेगा टू इनेबल असेसिंग ऑफिसर टू कंप्यूट योर इनकम। बिजनेस या अदर प्रोफेशन वालों के लिए 2 नियम। यदि पिछले 3 साल में, तीनों साल नहीं, एक भी साल यदि आपकी ग्रॉस रिसीट 1,20,000 से ज्यादा हो जाए, ग्रॉस रिसीट नहीं, इनकम 1,20,000 से ज्यादा हो जाए, या ग्रॉस रिसीट 10 लाख से ज्यादा हो जाए, टर्नओवर 10 लाख से ज्यादा और इनकम 1,20,000 से ज्यादा, तो आपको अकाउंट्स बनाना पड़ेगा टू इनेबल असेसिंग ऑफिसर टू कंप्यूटर इनकम। और पिछले 3 साल में एक भी साल ऐसा नहीं हुआ कि तुम्हारी इनकम 1,20,000 से ज़्यादा हो गई या टर्नओवर 10 लाख से ज़्यादा हो गया, तो क्यों बिजनेस कर रहे हो? जाओ पहले बिजनेस करो, नो अकाउंट्स। लेकिन इंडिविजुअल HUF के लिए ये लिमिट 1,20,000 की जगह 2.5 लाख और 10 लाख की जगह 25 लाख, यानी इंडिविजुअल HUF का पिछले 3 साल में एक भी साल इनकम 2.5 लाख से ऊपर हो जाए या टर्नओवर 10 लाख से ऊपर हो जाए तो उसे अकाउंट्स बनाना पड़ेगा टू इनेबल असेसिंग ऑफिसर टू कंप्यूटर इनकम। यदि आपने इस प्रावधान को तोड़ा तो 25,000 का पेनल्टी लग जाएगी। 44AB, 44AB में हमने किया टैक्स ऑडिट। यदि आप बिजनेस करते हो या स्पेसिफाइड प्रोफेशन करते हो या प्रोफेशन करते हो, व्हाटएवर, बिजनेस करने वालों के लिए लिमिट है टर्नओवर मोर देन 1 करोड़ और प्रोफेशन वालों के लिए लिमिट है ग्रॉस रिसीट मोर देन 50 लाख। इस लिमिट को पार होते ही आपको अपनी अकाउंट्स की टैक्स ऑडिट करानी पड़ेगी और ये टैक्स ऑडिट रिपोर्ट कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट करेगा और 30 सितंबर तक इसकी रिपोर्ट डिपार्टमेंट तक जमा होनी चाहिए। इस प्रावधान को तोड़ा तो आपको पेनल्टी लगेगी 0.5% ऑफ टर्नओवर और 1,50,000 विच एवरेज हायर। लेकिन इन दिनों में एक छोटा सा रिलैक्सेशन आया कि यदि आपकी कैश रिसीट 5% ऑफ टोटल रिसीट से ज़्यादा नहीं है, कैश पेमेंट 5% ऑफ टोटल पेमेंट से ज़्यादा नहीं है और आपका टर्नओवर 10 करोड़ तक ही है तो आपको टैक्स ऑडिट नहीं करानी। 44AB के बाद हम लोग आ जाए 44AD, AE और ADA, प्रिजम्पटिव इनकम। प्रिजम्पटिव इनकम में हमने 44AD में किया एप्लीकेबल टू रेसिडेंट इंडिविजुअल HUF फर्म नॉट LLP। यदि ये SSC कोई भी बिजनेस करते हो परंतु वो कमीशन एजेंट वाला ब्रोकरेज वाला नहीं चलेगा और वो 80I सीरीज में डिडक्शंस मत क्लेम करना। कौन सा सीरीज? चैप्टर 6A का पार्ट C का डिडक्शंस क्लेम मत करना, 10AA क्लेम मत करना और वो ट्रांसपोर्ट वाला प्रोफेशन वाला काम मत करना क्योंकि उनके लिए अलग सेक्शन है।
यदि आप ये काम करते हो और आपका टर्नओवर 2 करोड़ के अंदर है तो हम आपकी प्रिजम्पटिव इनकम मानेंगे 8% या 6%। 6% यदि आपका पेमेंट आ गया बाय ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न इन अकाउंट पे चेक, अकाउंट पे ड्राफ्ट और ईसीएस, तो 6%, अदरवाइज 8%। उसमें हमने किया यदि आप 44AD मान लेते हो तो फिर एक्सपेंडिचर अलाउड नहीं होगा, डेप्रिसिएशन अलाउड नहीं होगा, डिडक्शंस अलाउड होंगे, सेट ऑफ अलाउड होगा, ठीक है। और इसमें ये स्कीम ऑप्शनल है, लेकिन कच्चा पापड़ पतला पापड़ नहीं है, इलेक्शन है। एक बार तुमने इसे मना कर दिया तो फिर 5 साल तक ये तेरे हाथ आने वाला नहीं है ठाकुर। हाँ, 5 साल तक ये तुम्हारे हाथ में नहीं आएगा यदि तुमने एक बार मना कर दिया तो। तुमने इसे ऑप्ट ही नहीं किया तो कोई बात नहीं, तुम जब चाहे ऑप्ट कर सकते हो, परंतु एक बार ऑप्ट करने के बाद मना कर दिया तो फिर ये तुमसे रूट के 5 साल तक तुम्हारे हाथ में नहीं आएगा। उसमें हमने किया कि ऐसे बंदों को एडवांस टैक्स सिर्फ एक ही बार देना पड़ता है 15 मार्च को, और ऐसे बंदों का डेप्रिसिएशन बोल दिया, कुछ नहीं हो गया। 44AD के बाद हम लोग आते हैं 44ADA में। 44ADA बोलता है कि यदि आप स्पेसिफाइड प्रोफेशन करते हो, वही जो भी बात किया था फिल्म आर्टिस्ट वाला, यदि स्पेसिफाइड प्रोफेशन करते हो और यदि आपकी ग्रॉस रिसीट 50 लाख के अंदर है तो आप हमारे प्रिजम्पटिव इनकम में आ जाइए। आपको इनकम मानना पड़ेगा सिर्फ 50% ऑफ योर टोटल इनकम, 50% ऑफ योर टोटल रिसीट। यदि आप ये स्कीम मान चाहते हो तो 50% ऑफ टोटल रिसीट आपकी इनकम हो जाएगी। नहीं मानते हो तो अकाउंट्स मेंटेन करना पड़ेगा, ऑडिट करवाना पड़ेगा। यही बात 44AD में भी थी। यदि आप इसे मानते हो एक्सपेंडिचर नॉट अलाउड, डेप्रिसिएशन नॉट अलाउड, डिडक्शंस अलाउड, सेट ऑफ अलाउड, एडवांस टैक्स 15 मार्च को एक बार, और ये कच्चा पापड़ पतला पापड़ ऑप्शनल है, आप जब चाहे ले सकते हो, जब चाहे छोड़ सकते हो, जब चाहे ले सकते हो, जब चाहे छोड़ सकते हो। 44AE एप्लीकेबल टू ऑल। आप ट्रांसपोर्ट का काम करते हो, प्लाइन लीजिंग हायरिंग ऑफ गुड्स कैरिज का काम करते हो, आपके पास 10 से बेसी व्हीकल नहीं है तो आपकी प्रिजम्पटिव इनकम मानेंगे 7,500 पर मंथ पर व्हीकल। लेकिन यदि आपके पास हैवी वेट व्हीकल है, यानी कि जिसका वजन 12 टन से ज़्यादा है, तो ऐसे में पर टन 1000 रुपीज़ पर मंथ आपकी इनकम मानेंगे, ठीक है। 14 टन की गाड़ी है तो 14,000, 15 टन की गाड़ी तो 15,000, और 14.5 टन की गाड़ी है तो लॉ ने कुछ नहीं बोला तो 14,000, लॉ ने नहीं बोला इसके बारे में, तो हम कम साइड वाला मानेंगे ना। स्कीम ऑप्शनल है, कच्चा पापड़ पतला पापड़ आप कर सकते हो। यदि आप स्कीम ऑप्ट करते हो तो अकाउंट्स नहीं कराना, ऑडिट नहीं करानी। स्कीम नहीं मानते हो तो अकाउंट्स मैंडेटरी, ऑडिट मैंडेटरी। खत्म। 44ADA के बाद AE के बाद, अरे वाह, खत्म।